हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छावड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सीकर। और अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा था कुलाम्स लॉ के बारे में अपन ने सब कुछ देख लिया था। कुलाम लॉ से रिलेटेड अपन ने जो भी न्यूमेरिकल्स बनने थे, जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे, वो सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड का मतलब होता है एक तरह का एरिया, नॉर्मल वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। फील्ड अपन बोलते हैं एरिया, किसका एरिया? इलेक्ट्रिक का एरिया, यानी कि चार्ज का एरिया। अब चार्ज का एरिया से क्या मतलब हुआ, उस चीज को समझना। जैसे इसको समझने से पहले एक चीज समझो। जैसे मान लो फिलहाल इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट सर है, वो क्या है, उनका जो इफेक्ट यदि अपन देखें तो ऑल ओवर इंडिया में उनका इफेक्ट है। लेकिन यदि इंडिया से बाहर की बात करें तो इंडिया के बाहर के डिसीजन तो वो नहीं ले सकते भी। अमेरिका के यदि कोई डिसीजन लेना है तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट ही लेंगे, वो इंडिया के प्रेसिडेंट सर जो है वो नहीं लेंगे। तो अब यदि अपन बात करें कि जैसे इंडिया जो है या उस प्रेसिडेंट जो है अपने इंडिया के, उन प्रेसिडेंट सर ने अपने चारों तरफ एक एरिया बना रखा है, उस एरिया के अंदर ही उनका इफेक्ट है, उससे बाहर उनका कोई इफेक्ट नहीं है। उस एरिया के अंदर कौन से आदमी को रखना है, कौन से आदमी को नहीं रखना है, कौन से पर्सन के साथ में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारा की सारा जो डिसीजन होगा वो किसका होगा? प्रेसिडेंट का होगा। यानी कि उस एरिया के अंदर तो उनका इफेक्ट है, इंडिया की जो बाउंड्री है उसके अंदर तो उनका इफेक्ट है, लेकिन इंडिया से बाहर की बात करें तो इंडिया से बाहर उनका कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर? तो ऐसे ही चार्ज जो होता है, वो चार्ज भी अपने चारों तरफ क्या बनाता है? एक एरिया बना लेता है। कोई भी चार्ज हो, चाहे वो कम मैग्नीट्यूड का हो, चाहे वो ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो, कोई छोटे एरिया बना सकता है, कोई बड़ा एरिया बना सकता है। वो डिपेंड करेगा चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि उसकी पावर कितनी है। चार्ज का मैग्नीट्यूड का मतलब चार्ज की पावर। तो वो अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करता है। उस एरिया के अंदर यदि कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर कोई ना कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा। यदि दूसरा चार्ज मान लो बाहर है यदि उस एरिया से, तो उस कंडीशन में उस चार्ज के ऊपर किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं लगेगा। अब इसको समझने के लिए समझो, जैसे मान लो मेरे पास में एक प्लस का कैपिटल क्यू चार्ज है। क्लियर? प्लस का कैपिटल क्यू चार्ज ने क्या किया है, अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट कर लिया है। कर लिया ये एरिया। इस एरिया के अंदर यदि मैं कोई दूसरा चार्ज लेकर आता हूं, प्लस का ले आया, मान लो माइनस का ले आया, दो तरह के चार्ज में लेकर आ गया, तो प्लस प्लस चार्ज के बीच में क्या होता है? प्यार होता है कि दुश्मनी होती है? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? दुश्मनी होती है। दुश्मनी होती है तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को यहां से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच में क्या होता है? प्यार होता है। प्यार होता है, इसका मतलब ये प्लस क्यू चार्ज है वो माइनस क्यू चार्ज पे अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। कुल मिला के इस एरिया के अंदर यदि चार्ज है तो इसके ऊपर तो ये चार्ज जो है वो फोर्स लगा सकता है। लेकिन यदि इस एरिया के बाहर कोई चार्ज निकल गया, ठीक है, मान लो इस एरिया के बाहर चार्ज आ गया, तो उस कंडीशन में इन चार्जेस के ऊपर इस चार्ज का इफेक्ट जो है वो जीरो होगा। यानी कि ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर या इन चार्जेस के ऊपर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा सकता है। यानी कि इस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट किया है, एक फील्ड क्रिएट किया है। इस फील्ड के अंदर यदि कोई चार्ज है तब तो इस पे फोर्स लगेगा, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, फोर्स लगेगा। और लेकिन यदि इस एरिया से बाहर है तो उस कंडीशन में किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये जो एरिया अपन बनाया है, जो फील्ड अपन ने बनाया है, इस चार्ज ने जो फील्ड बनाया है, इस फील्ड को ही नाम क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? तो इसको अपन यदि डेफिनेशन में बोलना चाहें तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? एरिया, इट इज द एरिया क्रिएटेड बाय ए चार्ज। ठीक है? एक वर्चुअल एरिया है। एरिया क्रिएटेड बाय द चार्ज, एरिया क्रिएटेड बाय द चार्ज in this field या in this area any another charge feels force of repulsion or force of attraction, that area created by the charge is called electric field. Clear? तो इस चार्ज ने अपने चारों तरफ जो एरिया बना लिया है, जिस एरिया के अंदर यदि कोई दूसरे चार्ज है तो उसके ऊपर रिपल्सिव अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इस एरिया को ही नाम क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण बनाया गया एक ऐसा एरिया है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स, ये दो तरह के फोर्स इस पे काम करने लग जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा, वो अलग चीज है। कुल मिलाकर फोर्स लगते हैं, अपन को फोर्स से मतलब है। यदि फोर्स लगते हैं तो इस एरिया को ही नाम क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर?
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके आगे का नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा चैप्टर जो है बस इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे पीछे ही घूमता रहेगा। पूरे चैप्टर के अंदर आगे के जितने भी टॉपिक आएंगे सब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही रहेंगे, वही चीजें अपन को निकालनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, ठीक है। तो अब अपन ने बोल दिया कि फोर्स लगता तो है, ठीक है, ये अपन ने बोल दिया फोर्स लग रहा है, भी ये चार्ज जो है वो इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इन पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। तो जिन पे फोर्स नहीं लगा रहा उसको मैं हटा देता हूँ एक बार। तो जिन पे फोर्स लग रहा है वो कितने अमाउंट का लग रहा है, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर चार्ज को लाऊंगा तो फोर्स कुछ अलग होगा। यदि मैं चार्ज को इस पॉइंट पर ले आया तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स जो होगा वो सेम होगा कि अलग होगा। सोचो कि फोर्स की वैल्यू जो है वो सेम होगी या अलग होगी। यदि इस चार्ज पे मैं फोर्स की बात करूं तो क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यदि ये वाले डिस्टेंस यदि मैं r1 मान लूं, जैसे मान लो ये डिस्टेंस यदि r1 है तो फोर्स जो लगेगा वो कितना लग जाएगा, इसको मैं f डैश मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा k कैपिटल क्यू नॉट अपॉन r1 का स्क्वायर। यदि ये वाले जो डिस्टेंस है इस वाले डिस्टेंस को यदि मैं r2 मान लूं तो फोर्स कितना लग जाएगा, क्यू नॉट अपॉन r2 का स्क्वायर। तो क्या फोर्स की वैल्यू जो चार्ज अपन ने रखा है उस चार्ज के कारण जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम फोर्स जो है वो लगेगा। इसका मतलब यदि डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो लगने वाला फोर्स कम होता जाएगा, और फोर्स ही अपन बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि फोर्स कम होता जा रहा है तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। क्लियर। तो इसका मतलब डिस्टेंस के बढ़ने पे यदि अपन बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस यदि बढ़ती जाएगी तो इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब यदि इंटेंसिटी का फॉर्मूला यदि अपन जनरेट करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट पे फोर्स अलग लग रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स अलग लग रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स अलग होगा, इस पॉइंट पे फोर्स अलग होगा। यहाँ फोर्स कितना होगा, कितना होगा, यहाँ फोर्स 0 होगा। ये तो इंटेंसिटी इस फील्ड से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे यदि फील्ड से बाहर यदि कोई चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स कितना होगा, 0 होगा, तभी तो फील्ड में नहीं है। तो इसका मतलब यदि मैं अलग अलग पॉइंट्स पे चार्ज रखता हूं तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग फोर्स लगते हैं, और अलग अलग फोर्स लगते हैं इसका मतलब इंटेंसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी डिस्टेंस यदि वेरी करती है तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। और दूसरा, यदि ये चार्ज जो है उस चार्ज की वैल्यू यदि चेंज होती है तो भी इंटेंसिटी चेंज होती है। वो कैसे होगी वो अपन देख लेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर यदि चार्ज को रखा गया है तो इस चार्ज के यूनिट मैग्नीट्यूड पे लगने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स को ही नाम क्या दिया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो गया कि यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो ही क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स का मतलब ये हो गया, फॉर्मूला ये बन जाएगा E = F by Q नॉट, ठीक है। तो Q नॉट क्यों लिया गया वो भी बता दूंगा। तो E = F by Q नॉट, यदि मैं बोल दूं Q नॉट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 कूलम, तो E किसके इक्वल हो गया, F के। इसका मतलब यूनिट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स किसके इक्वल होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। डेफिनेशन यदि बोलना चाहे तो इट इज द फोर्स अप्लाइड और द यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी यूनिट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स ही क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन देखो वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। यदि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालना अपने लिए सिंपल है। जैसे इस पे फोर्स लग रहा था इधर की तरफ, इस पे फोर्स लग रहा था इधर की तरफ, तो जैसे ही मैं फोर्स की डायरेक्शन निकाल लूंगा तो वो जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन ही क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपने पास में फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला ही आया है F by Q नॉट। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को ध्यान रखना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन ऐसे नहीं बता सकते।
अपन फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे और फोर्स की डायरेक्शन जैसी होगी वैसी ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब यदि मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो फोर्स की यूनिट तो होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो इसकी जो यूनिट होती है, यदि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट जो आएगी वो आएगी न्यूटन पर कूलाम। क्लियर, न्यूटन पर कूलाम बोल दो। और सेकंड चैप्टर में अपन एक और फॉर्मूला देखेंगे, उससे इसकी जो डायरेक्शन यूनिट जो आती है वो आती है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वो फॉर्मूला अपने नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या बना था जिससे ये वाली अपने पास में यूनिट निकल के आई। एक्चुअल में यदि मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो E इक्वल टू अपन फॉर्मूला काम में लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में V/D, जहाँ पे V जो है वो तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और D जो है वो है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो पोटेंशियल की यूनिट तो होती है वोल्ट और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो इसकी यूनिट एक और निकल के आती है वोल्ट पर मीटर। बाकी डिटेल में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसकी यूनिट ऐसी क्यों आई है। तो एक तो यूनिट आती है न्यूटन पर कूलाम और एक यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर। क्लियर, अब यदि इसकी मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ तो न्यूटन की डायमेंशन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी m1 L1 T-2। और कूलाम की डायमेंशन, कूलाम मतलब चार्ज, चार्ज की डायमेंशन चार्ज की डायमेंशन अपन ने पढ़ी थी A1 T1। तो इसकी यदि मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ तो डायमेंशन आएगी m1 L1 T-1 ऊपर उड़ जाएगा, -2 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा -3। A1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा A-1। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन आती है वो आती है m1 L1 T-3 A-1। देखो डायमेंशंस किसी की याद करने की जरूरत नहीं है, वही 10-15 डायमेंशन जो 11th में तुमने याद करी है, जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्टेंस हो गई, लेंथ हो गई, एरिया हो गया, वो कुछ 10-15 डायमेंशंस है। वो डायमेंशंस याद कर लोगे तो बाकी के डायमेंशंस अपन को निकालना ही सीखना है, याद नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी डायमेंशंस आएगी तो वो आएगी तो सब याद कर लोगे तो सब मिक्स हो जाएगी। जब एग्जाम देने जाओगे तो पता नहीं चलेगा कि m1 था कि m2 था कि m0 था। ठीक है, तो इसलिए डायमेंशंस निकालना तुम्हें आना चाहिए। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, केवल फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले से डायमेंशन निकल जाएगी। जैसे फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1। मैंने दोनों डायमेंशन पुट कर दी तो इसकी डायमेंशन जो निकल के आई m1 L1 T-3 A-1। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकल के आई। अब यदि मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन अपने ये बोल रहे हैं जिधर फोर्स लगता है उधर ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पूरे चैप्टर में अपने काम आती रहेगी ये चीज। एक चीज ध्यान रखो कि जहां पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे निकालनी है, जिस पॉइंट पर भी, चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ जाओ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या चीज है, क्या चीज है, नाम से पता चल रहा है यूनिट है। यूनिट का मतलब ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलाम है, यूनिट है। और पॉजिटिव का मतलब जिसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको डिनोट करते हैं अपन Q0 से, और Q0 की जो वैल्यू होती है वो होती है +1 कूलाम। इसको अपन बोलते हैं एक तरह से, ये कौन सा चार्ज है जिसको अपन बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको नाम दिया जाता है टेस्ट चार्ज। पूरे चैप्टर में अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में निकालते रहेंगे। तो किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो, चाहे मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को लेकर आ जाओ, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ जाओ। तो उस पॉइंट पर यदि मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ जाऊंगा तो उस पे लगने वाला फोर्स तो हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस पे लगने वाली जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है, ये अपने नोट्स में लिख लो कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहे तो मैग्नीट्यूड, भाई दो चीजें होगी, या तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। तो मुझे चाहे तो मैग्नीट्यूड निकालना हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, चाहे मुझे डायरेक्शन निकालनी हो, दोनों ही चीजों के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए अपन जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पर क्या लेकर आ जाएंगे, टेस्ट चार्ज लेकर आ जाएंगे। उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो फोर्स तो किसके इक्वल होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उस पे लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हमेशा ध्यान रखो फोर्स की डायरेक्शन तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के इक्वल होती है, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो ही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। और लेकिन फोर्स लगने के लिए चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन ही क्या होगी,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और मुझे यदि फोर्स पता चल गया और मैंने चार्ज को यूनिट पॉजिटिव ले रखा है उस पॉइंट के ऊपर, तो क्यू नॉट की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, तो जितना फोर्स आएगा उतनी ही क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या फॉर्मूला कुछ भी यदि निकालना है, तो जिस पॉइंट पे अपन को निकालना है उस पॉइंट के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ जाएंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा, और डायरेक्शन जो होगी फोर्स की वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर अपन से ये पूछा जाता है कि मान लो एक प्लस क्यू कूलाम चार्ज है मेरे पास में और एक माइनस क्यू कूलाम चार्ज है। ठीक है, एक तो मैंने प्लस क्यू कूलाम चार्ज बना दिया, एक माइनस क्यू कूलाम चार्ज बता दिया। तो इन प्लस क्यू कूलाम चार्ज और माइनस क्यू कूलाम चार्ज के कारण जो लगने वाला फोर्स होगा या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी। जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पर यदि डायरेक्शन निकालनी है, मुझे इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, किधर होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किधर होगी। अभी मैंने एक लाइन बोली कि डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, डायरेक्शन यदि मुझे निकालनी है किसी भी पॉइंट पर, तो मैं उस पॉइंट पर क्या ले आऊंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आऊंगा। ले आया। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे ये चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वही डायरेक्शन इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फोर्स कैसा लगेगा, आउटवर्ड फोर्स। तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो यही क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। मान लो जैसे मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, यदि मुझे इस पॉइंट पे चार्ज को निकालना है क्यू नॉट, क्लियर। तो अब मुझे यदि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं क्या ले आया, इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ गया। तो अब वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव 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 के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड। इस पॉइंट पर निकालूंगा तो भी कैसी आएगी, आउटवर्ड। इस पॉइंट पर निकालूंगा तो भी कैसी आएगी, आउटवर्ड। इस पॉइंट पर निकालूंगा तो कैसी आएगी, आउटवर्ड। इस पॉइंट पर कैसी आएगी, आउटवर्ड। इस पॉइंट पर कैसी आएगी, आउटवर्ड। इस पॉइंट पर कैसी आएगी, आउटवर्ड। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण, अब ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर, उसके चारों तरफ चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हमेशा कैसी रहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, है आउटवर्ड। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा दूसरे चार्ज को क्या लगाएगा, या दूसरे चार्ज को सॉरी, पॉजिटिव चार्ज जो है हमेशा क्या मारेगा, लात ही मारता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। याद रखने का तरीका ये है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा लात मारता है और लात किधर जाएगी, बाहर की तरफ। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, हमेशा आउटवर्ड होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण यदि मुझे किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, आउटवर्ड। अब यदि अपन नेगेटिव चार्ज की बात करें, जैसे मान लो माइनस का क्यू चार्ज था, ठीक है। अब इस क्यू चार्ज के कारण, माइनस के क्यू चार्ज के कारण मुझे किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। जैसे मान लो इस पॉइंट पे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ जाऊंगा। ले आया। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यदि मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स कितना लगेगा, कैसा लगेगा, दुश्मनी होगी कि प्यार होगा, क्या होगा, दुश्मनी होगी कि प्यार होगा। ये नेगेटिव, मैंने बताया था चार्जेज में किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ह्यूमन बीइंग में एक्सेप्शन हो सकता है लेकिन चार्जेज में नहीं हो सकता। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कैसा फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा, ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, यानी कि इस चार्ज को ही हमेशा अपने पास में बुलाने की कोशिश करेगा। तो बुलाने की कोशिश करेगा तो अंदर की तरफ खींचेगा, तो डायरेक्शन कैसी आएगी, अंदर की तरफ। इस पॉइंट पर निकालना है तो भी डायरेक्शन कैसी आएगी, अंदर की तरफ। इस पॉइंट पर निकालना है तो भी अंदर की तरफ। इस पॉइंट पर निकालना है तो भी अंदर की तरफ। इस पॉइंट पर निकालना है तो भी अंदर की तरफ। इस पॉइंट पर निकालना है तो भी अंदर की तरफ। इस पॉइंट पर निकालना है तो भी इनवर्ड। इस पॉइंट पर निकालना है तो भी इनवर्ड। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण तो डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही थी और नेगेटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन आ रही है वो कैसी आ रही है, इनवर्ड आ रही है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होती है, इनवर्ड होती है। क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी और नेगेटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा इनवर्ड होगी। इस चीज को ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
अभी तक जो अपन ने पढ़ी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूरे चैप्टर में अपने साथ में घूमती रहेगी ये चीजें। तो सबसे पहले तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है F/Q0। ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट अपने आप में पहली बात तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है F/Q0। इसकी जो यूनिट आती है वो आती है न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन आती है m1 l1 t-3 a-1, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होती है +1 कूलम चार्ज, यानी कि जिसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। और किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ जाऊंगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स की डायरेक्शन ही क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण तो फोर्स आउटवर्ड लगता है तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स इनवर्ड लगता है तो वो डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड होगी। देखो ये स्टैंडर्ड बना दिया गया है, बाकी तो अपन यहाँ नेगेटिव भी तो ला सकते थे, ठीक है, टेस्ट करने के लिए अपन नेगेटिव भी ला सकते थे। तो नेगेटिव ले आते तो डायरेक्शन कैसे हो जाती है इसकी, नेगेटिव कारण आउटवर्ड हो जाती है, पॉजिटिव कारण कैसे हो जाती है, इनवर्ड हो जाती है। लेकिन स्टैंडर्ड ये बना दिया गया क्योंकि अपन को एक चीज फिक्स करनी होती है, तो फिक्स करने के लिए अपन ने क्या बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होगी वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो आउटवर्ड हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज के कारण कैसे हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो अपने पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक आइडिया अपन ने ले लिया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करता है, उस एरिया में जिधर फोर्स लगता है या उस एरिया में जो फोर्स लगता है किसी दूसरे चार्ज पे, उस एरिया को तो नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिट चार्ज में उस एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो एक चीज और समझो कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, ठीक है। एक तो फॉर्मूला अपने पास ही आ गया F/Q0, क्लियर। अब मुझे ये पता लगाना है कि यदि मेरे पास में कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। ये तो मुझे पता लग गया कि डायरेक्शन तो आउटवर्ड होगी, डायरेक्शन तो अपन ने देख लिया कि आउटवर्ड होगी, लेकिन चार्ज की वैल्यू क्या आएगी वो चीज अपन को और देखनी है। तो चार्ज का आज किसी भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे जनरेट करना है, और वैल्यू भी देखनी है। तो मुझे देखना है कि इस फर्स्ट पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, सेकंड पे क्या होगी, थर्ड पे क्या होगी, फोर्थ पे क्या होगी, क्या सब पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम बनेगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी या फिर अलग अलग होगी, ये चीज अपन को और देखनी है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो यही है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ, और पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने पहले बता रखा था कि एक्चुअल में पॉइंट चार्ज क्या होता है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो कि पॉइंट चार्ज होता क्या है, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी यदि पॉइंट, जिस पॉइंट पे अपन को वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट की डिस्टेंस उस चार्ज से बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में उस चार्ज को अपन एज अ पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो ये नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक आता है वो नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक यही है। टॉपिक क्या है अपने पास में, नेक्स्ट अपने पास में है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ये हो गया कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अपन को पता करना है कि पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है। जैसे मान लो मेरे पास है प्लस का Q कूलम चार्ज है, ठीक है, और मुझे पता लगाना है कि इस P पॉइंट के ऊपर R डिस्टेंस पे, कोई भी डिस्टेंस अपन ने रैंडम डिस्टेंस मान ली, अब ये R की वैल्यू चेंज हो सकती है कि किसी भी Q चार्ज से R डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर। तो मैंने एक पॉइंट अभी बोला था, यदि तुमने सुना हो ढंग से, तो पॉइंट मैंने ये बोला था कि किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन और फॉर्मूला यदि निकालना होता है, जिस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या फॉर्मूला निकालना है, उस पॉइंट पर क्या लेकर आ जाओ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ जाओ। तो मैं यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ गया, ले आया। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इस चार्ज के कारण लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा। फोर्स का फॉर्मूला यदि अपन को पता हो तो फोर्स होगा कितना होगा अभी फोर्स का फॉर्मूला यदि अपन बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, यदि याद हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला यदि अपन देखें तो फोर्स जो होगा वो कूलॉम लॉ से अपन ने देखा था कि दो पॉइंट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अभी, क्या होता है,
दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उस फोर्स का फॉर्मूला कुलाम ने बताया था, और कुलाम ने बोला था उसका फॉर्मूला होता है K(Q1Q2/r²। तो यदि मैं फोर्स की बात करूंगा तो Q1 तो कितना है Q, Q2 कितना है Q0 और डिस्टेंस कितनी है R। तो फोर्स जो बनेगा वो कितना बन जाएगा K(Q)Q0/r²। ये तो फोर्स का फॉर्मूला होता है। और अभी अपन ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है F/Q0, यही होता है। तो F/Q0 वैल्यू पुट कर दो F की। तो जब F की अपन वैल्यू पुट करेंगे तो F की वैल्यू क्या आएगी, F की जो वैल्यू आएगी वो तो है K(Q)Q0/r² डिवाइड बाई क्या कर देंगे Q0। ठीक है, जिस भी चार्ज या जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उस पॉइंट वाले चार्ज से उसको डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड कर दिया तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो F का जो ये तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कितना बन जाएगा KQ/r²। ये तो अपने पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। और यदि डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, आउटवर्ड आएगी, आ जाएगी आउटवर्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने पास जो फॉर्मूला बना वो बन गया KQ/r²। और डायरेक्शन कैसी हो गई, यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा KQ/r².r²। यानी कि R की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ही क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही क्या हो जाएगी, फोर्स कैसा लगेगा, आउटवर्ड। तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इंटेंसिटी होगी। तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इनवर्ड हो जाती यदि नेगेटिव चार्ज होता। लेकिन यदि यहाँ पे माइनस चार्ज होता तो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये बनता KQ/r²। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर चार्ज चाहे पॉजिटिव में हो चार्ज चाहे नेगेटिव में हो, अपन को पॉजिटिव में ही लेके चलना है। अपन साथ में डायरेक्शन को मेंशन कर देंगे, इसलिए उसमें अपन को पॉजिटिव नेगेटिव से चक्कर नहीं लगाना। यदि मैं नेगेटिव चार्ज के लिए बोलता तो फॉर्मूला ये बन जाता, यहाँ पे तो वही आता KQ/r², मैग्नीट्यूड तो वही आना था। लेकिन यदि मैं वेक्टर फॉर्म में बोलता तो KQ/r² डॉट माइनस का r²। माइनस का r² का मतलब R की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती है। क्लियर। तो ये अपने पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है KQ/r²। अब देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला ये आ गया KQ/r²। ठीक है, तो एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली किसके है, चार्ज के। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, यानी कि चार्ज की पावर जितनी ज्यादा होगी, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। अब चीज समझ में आ रही है कि जितना हायर मैग्नीट्यूड का चार्ज अपने पास में होगा उतनी ही ज्यादा वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ही कम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। यानी कि यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी, यहाँ पे कुछ बढ़ जाएगी, यहाँ और ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ और ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ पे निकालेंगे तो कम हो जाएगी, यहाँ पे निकालेंगे तो और कम हो जाएगी, यहाँ पे निकालेंगे तो और कम हो जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। अब यदि मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ किस किस के बीच में बन सकता है, ग्राफ बन सकता है एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एक चार्ज के बीच में। यदि मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। क्लियर। और यदि मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में कर्व बनाऊं, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली और ये आर ले लिया। क्लियर। तो इसके बीच में यदि कर्व बनाया जाए तो वो कर्व कैसा बनेगा, इनवर्सली कर्व है। तो ई जो है वो इनवर्सली किसके है यहाँ पे 1/r², और ई जो है डायरेक्टली किसके है यहाँ पे क्यू के। तो इनवर्सली का ग्राफ अपना ऐसा ही बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा ही बनता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये तो अपने पास में इसके बीच में ग्राफ आ गया। और एक और ग्राफ यदि मैं बनाना चाहूँ, कैसा ग्राफ, ये और इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने 1/r² के बीच में और इंटेंसिटी के बीच में कर्व बना दिया, इंटेंसिटी के बीच में और 1/r² के बीच में, तो ये कर्व कैसा आएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि ये कर्व कैसा होगा। मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² के बीच में कर्व बनाया है, तो ये कर्व कैसा होगा भाई। ये कर्व की बात करें तो 1/r², अब ये पूरी क्या टर्म हो गई, एक टर्म हो गई।
तो 1/r² और इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अपन ये बोलेंगे ई डायरेक्टली किसके है, 1/r² के। इनवर्सली तो किसके है, r के, और डायरेक्टली किसके है, 1/r² के। तो 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो करो कैसा बनेगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। तो जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में ढंग से देख लेना कि ग्राफ ई और आर के बीच में पूछा गया है या फिर ग्राफ ई और 1/r² के बीच में पूछा गया है। यदि ई और आर के बीच में पूछा गया तो इनवर्सली कर्व है, और ई और 1/r² के बीच में पूछा गया है तो कर्व कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली कर्व हो जाएगा। तो ये अपने पास में किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला तो बनता है KQ/r²। चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। अब यदि मान लो अपना चार्ज जो है वो मान लो यहाँ पे जो चार्ज है वो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, बिना मीडियम वाले चार्ज में रखा हुआ है, बिना मीडियम में चार्ज रखा हुआ है, तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, KQ/r², यानी कि बोल सकता हूँ Q/4πε0r²। समझ में आ रही चीज, K की वैल्यू क्या पुट कर दी, जब एयर है या वैक्यूम है, ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब एयर हो या वैक्यूम हो, तो उस कंडीशन में तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा KQ/r² या Q/4πε0r²। लेकिन यदि मीडियम आ गया तो मीडियम के केस में क्या हो जाएगा, K की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/4πε0r r²। तो मीडियम के केस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q/4πε0r r²। तो इसका मतलब जैसे जैसे मीडियम में यदि चार्ज चला गया, यदि ये चार्ज जो है उसके वो किसी मीडियम में यदि चला गया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr है, तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी बढ़ेगी, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी। अपन ने बोला था εr की मिनिमम वैल्यू होती है 1, किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। उसके बाद में तो εr बढ़ता ही जाता है, तो εr बढ़ता ही जाएगा तो इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो Q/4πε0r² को तो मैं क्या बोल सकता हूँ, Q/4πε0r² को अपन तो क्या बोल सकते हैं, ई एयर या ई वैक्यूम। इसको ए से मैं डिनोट कर देता हूँ। तो मीडियम के केस में जो इंटेंसिटी होगी वो एयर के केस में इंटेंसिटी का 1/εr टाइम्स हो जाएगी। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, जैसे ही यदि चार्ज मीडियम में चला गया तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अपने पास में कुछ बेसिक आइडिया था, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो होता है KQ/r², डायरेक्शन उधर ही होती है जिधर फोर्स लग रहा होता है। और ये सारी चीज अपन ने देख ली। एयर के केस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी, मीडियम के केस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जैसे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला था किसके इक्वल आया था, यूनिट चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के लिए आया था। और अपन ने देखा था कि यदि फोर्स आ जाता है, मान लो यदि फोर्स की बात करते हैं और यदि मीडियम आ जाता है, तो मीडियम के केस में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है कि कम, फोर्स की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो यदि मीडियम आ जाता है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। उसके लिए अपन एक फॉर्मूला देखा था, यदि याद हो तो फॉर्मूला जो अपने पास में आया था मीडियम के केस में, वो मीडियम के केस में फोर्स का फॉर्मूला आया था, एयर के केस में फॉर्मूला अपॉन εr। यानी कि यदि मीडियम ले आते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और फोर्स कम हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स जहां बढ़ रहा है वहां इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फोर्स जहां कम हो रहा है वहां इंटेंसिटी कम हो जाएगी। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो ये अपने पास में कुछ बेसिक चीजें आ गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट अपने पास में आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अरे सर कितना करवाओगे, हमारे तो ऊपर से जानने लग गई है चीजें। ऐसा कुछ नहीं है, ढंग से समझते हो चलो, सारी चीजें समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगी चीजें। यदि पुरानी चीजें याद है और जो लाइनें मैं बोल रहा हूँ उन लाइनों को पकड़ते हुए चलो, उन लाइनों को लिखते हुए चलो, तब तो समझ में आती जाएगी चीजें। और पॉपकॉर्न खाते हुए या फिर नाश्ता पानी करते हुए यदि वीडियो को देखोगे तो उस कंडीशन में ये वीडियोस जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही अपने जो कंप्लीट फिजिक्स जो है वो कंप्लीट फिजिक्स ऐसे ही चलती रहेगी, और इनको पढ़ते रहो और अच्छे से तैयारी करते रहो। आज टाइम अभी अपने पास में खूब है,
तो उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन जो है वो अपन ले सकते हैं। घर बैठे तुम्हें सारी चीज़ें जो मिल रही है और कुछ नहीं करना, केवल वीडियो ओपन करना है, वीडियो देखना है, अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं और जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स मेरे से पर्सनल लेवल पे आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये अपना वीडियो था आज का। आप कल एक नए वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में अपन फिर से मिलेंगे। मैक्सिमम अब इसके ऊपर क्वेश्चंस रह गए हैं तो अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि अब आगे जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस किस टाइप के से बनते हैं। तो कल अपन एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक चैनल जो है उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सके। आप लोग भी उठाओ, मैं भी उठाऊं, क्योंकि मैं आपके से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। जो आप पढ़ रहे हो उसका मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम चैनल की पब्लिसिटी हो। मेरी खुद की जो जैन अकेडमी है उस जैन अकेडमी का थोड़ा सा अच्छा सा प्रमोशन हो जाए, तो वो आप लोग ही करोगे उस चीज़ के लिए। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स में इस सब्सक्राइब करने के लिए बोलो या शेयर करने के लिए बोलो, ताकि वो भी उस चीज़ का बेनिफिट यहाँ पे उठा सके। तो कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, नए जोश, नई एनर्जी के साथ में। तब तक मजे करते रहो यार।